अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि जो उर्दू में पोइट्री होती है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या 9th 10th में या फिर इससे हायर लेवल में भी, तो उसकी तशरीह कैसे इजी वे में हम कर सकें, यानी कि आपने तशरीह करना सिखानी कि तशरीह कैसे इजीली हम कर सकते हैं। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स जो है उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है तशरीह करने में, क्योंकि वो अपनी वर्डिंग में लिख पाते हैं इजीली। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज़रा क्रिएटिव राइटिंग करना उर्दू में ज़रा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। तो लेकिन उर्दू मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर डिफ़िकल्ट वर्डिंग यूज़ की हो शेर में और जिसकी तशरीह करनी हो, तो फिर उनके लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है कि ये इसमें क्या बात की गई है, तो हम इसको क्या किस तरह बयान करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत इजी तरीका क्या है तशरीह करने का। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि तशरीह कैसे याद करनी है, वो भले क्या करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर की जो है मैंने बुक ली है, गाइड बुक, तो उसकी तशरीह देखें। अब ये है, इसमें हलाल इस्तिकलाल जैसे एक पोइम है हफीज जलंधरी की। इसमें अब जैसे जैसे कोई शेर है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसकी तशरीह जो है वो जो लिखी होती है, जो बिल्कुल रट्टाबाज जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को हार्ड वर्किंग समझते हैं कि हमने बहुत रट्टा लगा लिया, सारी वर्ड टू वर्ड याद कर लिए तशरीह, तो क्या करते हैं कि फुल स्टार्ट से एंड तक जो है वो उसको रट्टा लगा लेते हैं। एक दो शेर हो तो ये काम तो चल जाए, लेकिन अब इतने अब सिलेबस में जो है कोई 10-12 पोइम्स होती हैं, 10-12 गज़लें होती हैं, तो उसमें हर शेर को इस तरह याद करना, उसकी तशरीह याद करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप लोगों को मैं एक आसान सा तरीका बताती हूँ कि अगर आप जो है वो अच्छी पोइट्री जो है वो अच्छी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं और अपनी वर्डिंग में ही अच्छी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं और इजीली अपने लिए कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक शेर है, अब चाहे उर्दू मीडियम है चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, तो शेर जब वो पढ़ेगा उसकी तशरीह करने के लिए उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे अब इसमें मुश्किल वर्डिंग यूज की गया, हलाल खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, जो खुद कुर्बान होकर भर गए दामन नवीदों का। ठीक है, तो जिनको उर्दू जो बेहतर है वो तो इस बात को समझ गए होंगे कि इसमें क्या जो है वो बात डिस्कस की गई है, किस हवाले से तशरीह करनी है। लेकिन जो ज़रा जिनके लिए उर्दू इतनी अच्छी नहीं होती है उनके लिए ज़रा ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसको कैसे जो है एक्सप्लेन करना है। तो ये सिंपल पोइट्री हो या मुश्किल भी हो, आप लोगों ने क्या करना है, जब आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उर्दू के सब्जेक्ट की, 9th 10th का तो उर्दू का हो गया है, इसके अलावा जो अब आप फर्दर स्टडी करेंगे और बाकी जो अभी एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो वो पोइट्री की कैसे तशरीह करें। आप जिसकी भी पोइम की प्रिपरेशन करने लगे हैं, पहले आपको उसका पता होना चाहिए कि इस पोइम का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि इस पोइम में क्या बताया गया। जैसे एक सिंपल सी बात करें, हमद एक पोइम है, तो इसमें आप सबको आइडिया होगा हमद में सिर्फ अल्लाह की जो है वो सिफात बयान की गई होंगी, अल्लाह के बारे में बताया गया। ठीक है, तो नात आ जाए तो नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो खूबियां बयान की जाएंगी, ठीक है, तारीफ की जाएगी। बरसात है, बरसात ही नहीं, आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि जी ये शेर जो है किस पोइम से आया है और उसका जो है वो क्या मतलब कि उसका बैकग्राउंड क्या है कि इस शायर ने इस पूरी पोइम में, क्योंकि पोइम जो होती है नज़्में उसमें फॉर एग्जाम्पल एक पोइम है बरसात, तो इसमें हर शेर में बरसात के हवाले से ही बात की गई होगी। एक पोइम है हमद, उसमें हर शेर में अल्लाह ही की सिफात बयान की जाएंगी। नात है, उसमें सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे हलाल इस्तक़लाल है, कौमी परचम के वतन के हवाले से पोइम है, तो उसके हर शेर में जो है वो उसी के हवाले से बात की जाएगी। गज़लें जो है वो ज़रा डिफरेंट टॉपिक पे हो जाती है, गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से डिफरेंट टॉपिक पे होता है, मिलते जुलते नहीं होते हैं, पर पोइम में जो है वो सेम टॉपिक चल रहा होता है। तो पहले तो ये कि आपको इस बात की पहचान होनी चाहिए कि जी ये जो पोइम के जो शेर आए हैं वो किस पोइम से रिलेटिव है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आप पोइम तैयार कर रहे हैं उसकी तशरीह के लिए, तो आप शेर जो है एक दफ़ा सारे पढ़ लें कि इस पोइम में ये शेर है। ठीक है, आप डायरेक्ट ना तशरीह करना शुरू कर दें, आप पहले ये पोइम जो है वो टेक्स्ट बुक में से पोइम जो है थ्रू आउट रीड करें, ताकि आपके माइंड में एक बात बैठ जाए कि ये जो शेर है ये इस पोइम से मुतल्लिक है, ताकि जब आप तशरीह करने लगे तो आपको ये आइडिया हो कि ये बैकग्राउंड का आइडिया हो कि जी ये इस पोइम से है तो इसमें इस बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो जब आपको आइडिया हो जाए कि ये इस पोइम के हैं, यानी आपने अपने माइंड में बिठा लिया, सारे शेर पढ़ लिए हैं कि ये इस हलाल इस्तक़लाल में इस टाइप के शेर जो है वो लिखे गए हैं। ठीक है, तो फिर आपका माइंड सेट हो जाएगा। अब तशरीह आपने कैसे करनी है,
اگر ڈیفیکلٹ ورڈنگ والے شعر ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے ہر گائیڈ بک میں اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی معاون ادب بیسٹ رہتی ہے اس کے حوالے سے. آپ اور بھی اگر آئینہ اردو یوز کرتے ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. اگر ڈیفیکلٹ شعر ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ جو ہے ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں اس کے میننگ سمجھے. ٹھیک ہے. اب حلال خنجر قومی، اس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھے. قومی جھنڈے پر بنا ہوا خنجر کی شکل کا حلال. ٹھیک ہے. عطیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انعام، تحفہ. نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری. ٹھیک ہے. تو جب آپ کو میننگ کلیئر ہو جائیں گے تو پھر آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اور کلیئر ہوتا جائے گا جی اس شعر میں کیا بات ڈسکس کر رہا ہے شاعر. حلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا. ٹھیک ہے. جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا. تو اب آپ کو تھوڑا بہت کلیئر ہو رہا ہوگا کہ جی اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں، جب آپ کو جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس کے میننگ سمجھ آ گئے، اس کے بعد جسٹ آپ مفہوم اچھی طرح فوکس کر کر ایک یا دو دفعہ ریڈ کریں. سمجھے اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا ہلالی خنجر دراصل شہیدوں کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے، جو خود تو وطن کی آزادی اور سلامتی کی خاطر قربان ہو گئے لیکن ہمارے دامن خوشیوں سے بھر گئے. فل فوکس کر کر ساری سوچیں ایک طرف کر کے آپ نے دھیان سے مفہوم جو ہے ایک دو دفعہ ریڈ آؤٹ کرنا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ بالکل بھی کبھی بھی یہ بھولے گا نہیں، چاہے ایک مہینہ رہتا ہے چاہے پورا سال ہے آپ کا ایگزام میں. آپ جب اس کو اس طرح اچھے طریقے سے فل فوکس کر کے جسٹ اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ جب بھی آپ کے سامنے یہ شعر آئے گا آپ کو پتا ہوگا جی اس شعر میں شاعر نے کیا بتایا ہے اور میں نے اس کو کیا ایکسپلینیشن دینی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب آپ کو مفہوم اچھی طرح آ گیا تو اب آپ تشریح کیا کریں گے. آپ کو یہ پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بالکل نہیں لینا تو صرف ایک دو دفعہ پھر اس کو ریڈ کر لیں، یاد پھر بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ پھر بھی تھوڑے بہت بریلینٹ ہے کچھ لکھ سکتے ہیں تو آپ جسٹ مفہوم ریڈ آؤٹ کر لیں. اس کے بعد تو جب آپ اپنے یعنی کہ مفہوم پڑھنے کا اور سمجھنے کا یاد کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کے دماغ میں اس شعر کا جو ریفرنس ہے، اس شعر کا جو اس میں شاعر نے بتایا ہے وہ دماغ میں آپ کے سیٹ ہو جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. جب ایگزامز میں آپ فرض کریں یہی پہ جو ہے شعر ایگزام میں آ گیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، شعر آپ کو میں نے پیٹرن بتایا ہوا کیسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جب اس کی تشریح کریں گے آپ نے کوئی اس کے مشکل الفاظ کے معنی نہیں لکھنے، کوئی اس کا مفہوم نہیں لکھنا، آپ نے ڈائریکٹ تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے. اور جب تشریح کی ہیڈنگ دیں گے تو آپ نے جو مفہوم یاد کیا ہوا ہے وہی آپ نے ورڈ ٹو ورڈ لکھ دینا. ٹھیک ہے. کہ اس شعر میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا حلالی خنجر دراصل شہیدوں کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے، جو خود تو وطن کی آزادی اور سلامتی پر قربان ہو گئے لیکن ہمارے لیے دامن خوشیوں سے بھر گئے. ٹھیک ہے. اتنا لکھ لیا. اس کے بعد آپ نے اسی جو مفہوم کو ہے بار ایکسپلینیشن میں لے جانا ہے. ٹھیک ہے. اسی مفہوم کو اپنی کریٹیو رائٹنگ میں آپ جو ہے خود ہی ذرا ڈیٹیل سے لکھتے جائیں، لیکن سٹارٹ میں جب آپ نے بالکل تشریح کرنی ہے تو آپ نے بالکل یہی لکھنا ہے تاکہ جب ایگزامینر آپ کی تشریح شروع میں ریڈ آؤٹ کرے تو اس کو آپ ایگزیکٹ میننگ مل جائیں کہ جی آپ کو پتا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایکسپلینیشن ظاہر سی بات ہے اپنی ورڈنگ میں ہی دینی ہے. یہ تو بہت ہی ایک امپوسیبل سی بات ہے کہ آپ ہر شعر کی تشریح جو ہے جو ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. یہ کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے، آپ نے خود کرنی ہوتی ہے. اور کریٹیو رائٹنگ بھی چاہے انگلش میڈیم ہے چاہے اردو میڈیم کا بچہ ہے صرف وہ تب کر سکتا ہے جب آپ کو اس شعر کا مفہوم کلیئر ہو. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے گائیڈ بکس میں مفہوم اور مشکل الفاظ کے معنی اس لیے لکھے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو اس شعر کا جو ہے ورڈ ٹو ورڈ مطلب پتہ لگ جائے اور مفہوم پتہ لگ جائے. تشریح کیونکہ پیپر میں جسٹ آپ سے تشریح مانگی جاتی ہے تو آپ نے وہاں پہ یہ نہیں لکھنے مشکل الفاظ کے معنی مفہوم وغیرہ، یہ آپ کے سمجھنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. جب آپ ان چیزوں کو کنسیپٹ کلیئر کر لیں گے اس کے تھرو پھر تشریح کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ نے ہر شعر کی سب سے پہلے جو ہے جب آپ پوئمز کی تیاری کریں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، پہلے جو بھی پوئم آپ تیار کرنے لگے ہیں آپ اس کے سارے شعر جو ہیں ریڈ آؤٹ کریں اچھے طریقے سے، ایک بار پڑھ لیں. یہ آپ کی بات مائنڈ میں بیٹھ جائے گا کہ جی اگر کوئی بھی اس میں سے شعر آیا تو آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا جی یہ حمد میں سے آیا ہے یا حلال استقلال میں سے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کو شاعر کا نام اور نظم کا نام لکھنا بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور تشریح آپ کو میں نے بتا دیا کیسے کرنی ہے. آپ نے ہر شعر کی تشریح کرنے کے لیے جب تیاری کریں گے جسٹ اس کا مفہوم بالکل
बिल्कुल दिमाग जो है ना उसमें कोई टेंशन कोई बात ना हो, बहुत अच्छे फोकस करके बस क्लियरली 1 से 2 दफा पढ़ ले मफहूम, इंशाल्लाह आपका जो है वो ऐसा क्लियर होगा कि कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको मफहूम ना समझ आ रही हो, क्लियर ना आ रहा हो, तो आप पहले उसके मुश्किल अल्फाज के मायने जो है वो क्लियर करें। ठीक है, मुश्किल अल्फाज के मायने समझे, उसके बाद मफहूम पढ़े, उसके बाद आपको तशरीह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इंशाल्लाह आप वो खुद एक्सप्लेन कर देंगे। और जब आप एग्जाम में तशरीह करने बैठे इसकी, तो आप पहले मफहूम वर्ड टू वर्ड जो आपको समझ आई थी वो ही लिख लें, उसके बाद उसी को एक्सप्लेन करते जाएं। जितनी आपने लेंथ रखनी है, 2 से 3 पैसेजेस जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है प्रेजेंटेशन की वीडियोस में। ठीक है, इंशाल्लाह इस तरह आप तशरीह याद करेंगे तो एक तो ये कि जल्दी हो जाएगी, आपका टाइम जो है कम रहेगा। काफी बच्चे जो है एक जो तशरीह और ये नज़्मों की गजलों की छोड़ जाते हैं, स्किप कर जाते हैं कि एक तो इसमें टाइम बहुत लगता है, और कुछ जो है और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हम तो कर लेंगे जैसी भी तशरीह आएगी। लेकिन ये कि अगर आप अच्छे और एग्जैक्ट नंबर्स लेना चाहते हैं, फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप उसको टाइम देना पड़ेगा, और इतना टाइम इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कम टाइम में आप इसको जो है क्लियर कर लेंगे। अगर आप पूरा दिन लगा के इस तरह नज़्मों गज़लों की मफहूम जब शेर के पढ़ ले, इंशाल्लाह आपकी तैयारी वहीं पे ही हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप गज़लों की तरफ आते हैं। गज़लों में ये होता है कि हर शेर का रेफरेंस दूसरे शेर से डिफरेंट होता है, चाहे वो एक ही गज़ल के शेर हों। ठीक है, तो नज़मों में जो है वो सेम टॉपिक चलता है। अब गज़ल में ज्यादातर सिर्फ 2 टॉपिक्स जो है डिस्कस होते हैं, या वो इश्क मजाजी पर होते हैं, या वो इश्क हकीकी पर होते हैं। ठीक है, या अल्लाह के बारे में, अल्लाह के हवाले से इश्क के बारे में शेर होते हैं, या सिर्फ महबूब के हवाले से होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपने यही तरीका अपनाना है। इसमें तो आपको पता है गजल का, इसलिए गजल का नाम नहीं पूछते या गजल का नाम नहीं होता क्योंकि इसमें हर शेर में टॉपिक जो है वो डिफरेंट होता है। तो जस्ट आपको शेर का नाम याद रखना है, तो आपने पहले देखना है, पहले जो भी गजल तैयार करने लगे हैं आप सबसे पहले देखें ये जी मीर तक की मीर की गजल मैं पढ़ने लगाऊं, उसके सारे शेर रीड करें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये शेर जो है वो मीर तक की मीर की गजल का है। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसी तरह आ जाए, शेर पढ़े, उसके बाद अगर पहले खुद समझे कि इसमें से मुझे कुछ समझ आई है, नहीं आई कोई मसला नहीं, उसमें मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं उसको जरा रीड करें। ठीक है, जैसे यहाँ का यहाँ पे मतलब है दुनिया। ठीक है, ताजवरी का मतलब है सर पर ताज पहनाना। इस तरह जब आप अल्फाज के मायने पढ़ लेंगे तो आपको और क्लियर होगा। फिर दोबारा शेर को पढ़ें, फिर क्लियर होगा, उसके बाद फिर मफहूम पढ़ें, और बहुत जो है वो फोकस करके टेंशन फ्री होके पढ़ें। इस दुनिया में अगर आज किसी शख्स के सर पर अपनी बादशाहत का गुरूर समाया हुआ है तो उसे जान लेना चाहिए कि कल यही उसकी मौत पर मातम और रोने पीटने का शोर मचा हुआ होगा। ठीक है, तो ये शेर है इसका। ठीक है, और ये इसका मफहूम कर लिया याद, उसके बाद समझ आ गई, याद नहीं करना, आपने समझना है। ठीक है, समझ जाएंगे तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद जब आप तशरीह करेंगे तो आपने क्या करना है, मफहूम वही वर्ड टू वर्ड लिख लें जो आपने समझा था, उसके बाद उसी को एक्सप्लेन करते जाएं। ठीक है, और बाकी जो मैंने आपको बताया था तशरीह में आपने शेर वगैरह जो है वो याद रखने के लिए कैसे ऐड करने हैं, कैसे याद रखना है, तो वो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बता दिया था। आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको पता हो कि जो तशरीह करेंगे नज़्मों गज़लों की उसमें जो आपने शेर कोट करने हैं वो आपको कैसे याद रहे कि इसमें इस हवाले से शेर का लिखने हैं। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, तो आप वो भी वीडियो देख लें, वो भी आपके लिए क्लियर होगा। और इस तरह तशरीह करेंगे। अगर आप तैयारी करने बैठे हैं उर्दू के सब्जेक्ट की, मैं गारंटी देती हूँ अगर आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह 1 दिन के अंदर ही आपकी गजलें और नज़में जो है वो तैयार हो जाएंगी। बस ये कि फुल फोकस की जरूरत है, टाइम कम लगाना है तो फोकस फुल करें। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा अगर आप फोकस जो है वो सही नहीं रखेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और किसी टॉपिक पे अपनी आसानी के लिए वीडियोस चाहते हैं कि इसको कैसे इजीली लर्न कर लें जल्दी से, तो आप जो है जरूर कमेंट में मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आप लोगों की आसानी के लिए वीडियोस अपलोड करूंगी ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से इजी लर्निंग जो है कम टाइम में कर सके। अल्लाह हाफिज गाइस।